तो आज हम लोग का जो पहला चैप्टर है, हमें जो पढ़ना है वो है बिजनेस साइकिल। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है, टफ नहीं है। बस तीन चार पॉइंट्स है जो कि याद रखने हैं। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल्स होता क्या है? इकोनॉमिक वाइड फ्लक्चुएशंस इन द प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड बिकॉज दिस इज नोन एज इकोनॉमिक लाइक फ्लक्चुएशंस, तो इसको बिजनेस साइकिल या फिर इकोनॉमिक साइकिल भी कहते हैं। इकोनॉमिक साइकिल भी इसको कहते हैं। सो मतलब जो बिजनेस एक्टिविटी है किसी भी नेशन से, तो दे पास थ्रू सर्टेन स्टेजेस। देयर इज हाई ग्रोथ, then after that there is low growth. So there are stages of growth and prosperity. तो कभी prosperity होगा, मतलब कभी हाई ग्रोथ होगी, कभी डिप्रेशन होगा। तो ये जब सारे फेजेस होते हैं उनको कहा जाता है बिजनेस साइकिल, राइट? एंड हर एक स्टेज, इट इज नॉट नेसेसरी कि कुछ टाइम पीरियड बाद ही वो स्टेज आए, डेफिनेटली आएगी। मतलब जब ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ के बाद रिसेशन होगा, पर कब होगा दिस इज अनप्रिडिक्टेबल। दिस इज अनप्रिडिक्टेबल, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कितने टाइम बाद क्या आने वाला है, कौन सा फेज आने वाला है। तो फिर ये नॉट रेगुलर नहीं है, ये रिपीटेटिव नहीं है। हमको बस पता है कि कुछ स्टेजेस हैं दैट एवरी बिजनेस और एवरी इकोनॉमी वुड गो थ्रू। तो दैट कम्स अंडर द बिजनेस साइकिल। साइकिल होता है ना, साइकिल ऐसे करके साइकिल मूव करती है, कॉन्टिन्यूअस साइकिल। तो उसी तरीके से बिजनेस साइकिल भी मूव करता है। बिजनेस साइकिल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट, इट इज सिंक्रोनिक। सिंक्रोनिक का क्या मतलब होता है? मतलब एक ट्रेंड होता है। सिंक्रोनिक का मतलब होता है देयर इज अ trend in which the upward and downward movement, they tend to occur almost at the same period in all the industries में होगा। if the nation is going through prosperity, so all the industries, all the sectors of the nation would, they would have certain level of prosperity। और अगर रिसेशन जाता है तो वो रिसेशन का इम्पैक्ट सबके प्रोडक्शन पे, सबके आउटपुट पे पड़ेगा। तो इट इज सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब साथ साथ चलता है। तो इट इज अ ट्रेंड जो साथ में चलता है, मतलब प्रॉस्पेरिटी या डिप्रेशन इस सारी इंडस्ट्रीज में आएगा। सेकेंड, बिजनेस साइकिल शो अ वेव लाइक मूवमेंट। ये एक वेव की तरह मूव करता है। वेव ऐसे मूव होती है जैसे पानी की वेव होती है, लहर, तो ये लहर की तरह मूव करता है। तो देर इज प्रोस्पेरिटी एंड डिप्रेशन, दे कैन बी सीन इन अ साइकिल। इट इज अ वेव लाइक मूवमेंट। अभी हम इसका डायग्राम भी देखेंगे। देन इट इज रिकरिंग इन नेचर, मतलब द वेरियस फेजेस आर रिपीटेड। ऐसा नहीं है कि एक बार बूम आ गया तो फिर से बूम नहीं आएगा, एक बार प्रॉस्पेरिटी आ गई तो फिर से नहीं आएगी। आएगी जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसके बाद कुछ फोर्सेस ऐसे आएंगे जो कि आएगा। मतलब बूम के बाद डिप्रेशन आना है, डिप्रेशन के बाद फिर से प्रॉस्पेरिटी आना है। तो इट इज रिकरिंग, इट अकर्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, रिकरिंग होता है। देन देर इज नो डेफिनाइट डिप्रेशन और इटर्नल बूम। ये जरूरी नहीं है कि अगर डिप्रेशन में कंट्री आ गई है तो डिप्रेशन में ही रहेगी, या फिर बूम में आ गई है तो वो बूम को सस्टेन कर पाएगी। नहीं, थोड़े टाइम बाद वो पीरियड खत्म होगा और दूसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा, बट वो कितने टाइम बाद होगा ये हमको नहीं पता है। वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट टाइम पीरियड। देन बिजनेस साइकिल्स आर, दे आर नॉट सिमेट्रिकल। जो भी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट है वो सिमेट्रिकल नहीं है। हो सकता है कि अगर हम लोग का अपवर्ड मूवमेंट ऐसे जा रहा है वेव में, तो डाउनवर्ड मूवमेंट बस इतना जाए, फिर दूसरा वाला अपवर्ड ऐसा जाए, फिर ये ऐसे चला जाए। तो जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक हो। एंड यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। डाउनवर्ड मूवमेंट इज मोर सडन एंड वायलेंट देन द अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब जहाँ पे आउटपुट कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो वो मूवमेंट ज्यादा सडन है, एकदम से आता है, और वायलेंट भी होता है। इट इज मोर सडन। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस साइकिल। समझ में आया? बिजनेस साइकिल का नेचर समझ में आया सबको? बी एक्टिव इन द चार्ट, यस नो सब कुछ मुझे बताओ। बी एक्टिव इन द चार्ट। बिजनेस साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए? यस। अदर्स? यस, ओके। सिमेट्रिकल, सिमेट्री मतलब होता है जैसे, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैंने क्या ड्रॉ किया, मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल को मैंने बीच से कट कर दिया, ऐसे करके बीच से। तो अगर मैं इसको फोल्ड करूंगी ना तो ये ओवरलैप हो जाएगा। दैट वुड बी सिमेट्री। यही सिमेट्री होता है। नॉन सिमेट्रिकल का मतलब होता है ये ओवरलैप नहीं होगा, ये ओवरलैप नहीं होगा।
तो नॉन सिमेट्रिकल मतलब कि जरूरी नहीं है कि जब मैं बिजनेस साइकिल के ऊपर वाले फेज को और नीचे वाले फेज को फोल्ड करूँ तो ये ओवरलैप कर जाए, ये इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, तो ये नॉट इक्वल होते हैं। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स आर नॉट सिमेट्रिकल, उनका साइज उनका टाइम सब अलग अलग होता है। क्लियर नाउ? यस, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग भी रिप्लाई कीजिए, मुझे बस 3-4 लोगों से रिप्लाई मिलते हैं, वही एक्टिव रहते हैं, बाकी लोग भी एक्टिव रहिए चैट ग्रुप पे, सब लोग पढ़ने हैं ना। लाइव क्लास का पॉइंट क्या हुआ, फिर रिकॉर्डेड सेशन ही देख लिया जाएगा। लाइव क्लास है, सबको इंटरैक्टिव रहना। गुड, ठीक है। हाँ, अब ये है ग्राफ जिसमें मूव करता है हम लोग का बिजनेस साइकिल। ये जो एक लाइन जा रही है ब्लैक कलर की, दिस लाइन, ये जो वेव लाइक पैटर्न है, दिस इज नोन एज दी ग्रोथ ट्रेंड लाइन। ग्रोथ ट्रेंड लाइन, ये वाली जो ये लाइन जो जा रही है, ये वेव नहीं, ये वाली जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, कभी कभी ऐसे भी होती है। ठीक है, तो इसको ग्रोथ ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ये वाली जो लाइन, ये ग्रोथ ट्रेंड लाइन है। अब इसके कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग की इकोनॉमी कौन से फेज में है बिजनेस साइकिल। तो स्टार्ट यहाँ से होता है, ये वाला जो फेज हो रहा है सबसे नीचे से, जो सबसे नीचे होता है इसको कहते हैं ट्रफ। दिस इज द ट्रफ फेज। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे होता है डिप्रेशन। हम कहते हैं ना इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही है, इकोनॉमी इज इन अ सैड फेज। बहुत यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, प्रोडक्शन नहीं है, डिमांड नहीं है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है इकोनॉमी का, डिप्रेशन में चली गई है। दिस इज नोन एज ट्रफ। ट्रफ जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना किसी भी माउंटेन की, तो ये माउंटेन का पीक होता है, ये होता है ट्रफ, वैली का ट्रफ। तो दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। फिर जब हम इसमें अपवर्ड मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो ग्रोथ ट्रेंड लाइन के नीचे जो पार्ट होता है इसको, इस लाइन को कहते हैं रिकवरी। रिकवरी, हम रिकवर कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस कम्स अंडर रिकवरी। फिर उसके बाद ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि जब हम लोग ग्रोथ ट्रेंड लाइन के ऊपर होते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपेंशन। ये वाला दैट इज नोन एज एक्सपेंशन। तो इस फेज में क्या दिखा रहा है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, इकोनॉमी बेटर हो रही है, तो दिस इज नोन एज एक्सपेंशन। फिर हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वेव का, दैट इज नोन एज पीक। ये पीक है। तो ये 4 फेजेस होते हैं। एक्सपेंशन, दैट इज द रिकवरी पीरियड। पीक, दैट इज द प्रोस्पेरिटी पीरियड। कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पे क्या हो रहा है, रिसेशन हो रहा है, यहाँ पे इकोनॉमी क्या हो रही है, फिर से गिरना शुरू कर रही है। तो पीक के बाद फॉरएवर पीक पे नहीं रहेगी इकोनॉमी, धीरे धीरे क्या होना शुरू होगा, धीरे धीरे डाउनफॉल होना शुरू करेगा। ये जो डाउनफॉल होता है इसको कहते हैं रिसेशन। जो डाउनफॉल होता है इसको कहते हैं रिसेशन। ये जो डाउनफॉल हो रहा है, यहाँ पे पहुंच के आ जाता है डिप्रेशन। फिर होता है हम लोग का रिकवरी, फिर होता है एक्सपेंशन, फिर होता है पीक, फिर जाएगा डिप्रेशन, फिर जाएगा, इस तरीके से ट्रफ आएगा। तो ये वेव लाइक पैटर्न है, कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। तो 4 फेजेस हैं, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, रिकवरी। इसके अलावा यहाँ पे दिया है आउट परफॉर्मेंस। आउट परफॉर्मेंस, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इस फेज में इफेक्ट नहीं होती, या फिर इस फेज में भी उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक चलता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये सारे एक्सपेंशन फेज में ये लोग आउट परफॉर्मर्स रहते हैं। फिर पीक में क्या होता है, पीक में आउट परफॉर्मर्स होते हैं एनर्जी एंड मटीरियल्स, ऊपर से जो फाइनेंशियल्स होते हैं, मतलब कि बैंक हो गए, इंटरमीडियरीज हो गए, ये सारे। ट्रफ के पीरियड में कौन है जो कि स्टेबल रहता है, देर आर हेल्थ केयर, स्टेपल्स, यूटिलिटीज। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। डिप्रेशन होगा तो गवर्नमेंट बफर स्टॉक से खाना लाएगी, सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। तो दीज इंडस्ट्रीज दे रिमेन स्टेबल इन द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। एंड देन अगेन इन द रिकवरी पीरियड व्हाट हैपेंस, जो रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल्स हैं वो आउट परफॉर्मर्स रहते हैं। बिजनेस साइकिल में यही होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम phase 1 of expansion, we move in the upward direction, reach the highest point, move in the downward direction, reach the lowest point, and then again through recovery we move to the highest position.
और ये रिपीट होता है। समझ में आया? अब मैम आउट परफॉर्मेंस बातें बता सकते हैं क्या वापस फेज वन में क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी हम लोग की इंडस्ट्रीज होती हैं, वो आउट परफॉर्म कर देती है। मतलब कि इन इस एक तरीके से प्रोटेक्टेड रहती हैं, उन पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। भले इकोनॉमी डिप्रेशन में भी है, फिर भी वो ठीक ठाक उनका प्रोडक्शन चल रहा होता है। आउट परफॉर्मेंस का ये मतलब होता है। तो फेज वन में इट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन कम्युनिकेशंस हो गए, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि थोड़ा स्टेबल रहती तो मतलब हम एक एग्जांपल ले, जैसे कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, है। तो वो एक नया एक्सपांशन करने के लिए आ रही है, तो स्टार्टिंग में उसका नीचे रहेगा लो सब कुछ। नहीं जैसे नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, उसमें इन्वेस्ट करेगा, टेक्नोलॉजी नया डेवलप करेगा, प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, तो फिर वो पीक पे जाएगा, राइट? देखिए ये जो बात हो रही है ना, ये किसी इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात नहीं हो रही, ये इकोनॉमी की ग्रोथ की बात हो रही है। ये बता रहा है कि इस पीरियड में सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। तो एक्सपेंशन का मतलब है जहां पे जब जीडीपी धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर रही है, एक्सपैंड करना शुरू कर रही है, तो यानी कि प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। ये एक इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है, ये इकोनॉमी की बात हो रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है, नेशनल इनकम की बात हो रही है, टोटल डिमांड इकोनॉमी में कितना है, टोटल सप्लाई इकोनॉमी में कितना है। तो सबसे ज्यादा जो ये आउट परफॉर्मेंस लिखा गया, ये एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा गया। अगर कि मतलब कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दे वुड बी गुड, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहे। तो जब इकोनॉमी रिकवर कर रही है या इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, एक्सपेंशन के टाइम पे, तो फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशंस, इसलिए ये एग्जांपल दिया गया है। ये लोग आउट परफॉर्म कर जाएंगे, इन लोग का प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। ये नहीं लिखा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या फिर कोई फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो पहले वो एक्सपैंड करेगी फिर वो पीक करेगी। ये नहीं लिखा है। वो जो था ना, आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कुछ तो याद आ रहा है मैम पहले का। हाँ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है ना, वो जो आप बता रहे हो, वो उसमें कि कोई नया प्रोडक्ट है वो बनाया, फिर वो पहले क्या करेगा, पहले उसमें खर्च लगेगा तो फिर वो नेगेटिव रहेगा, फिर वो ग्रो करना शुरू करेगा, फिर मतलब प्रॉफिट आई एम बहुत हाई जस्ट को हो जाए। रिलेटिंग बिटवीन दिस एंड दैट। इसके लिए मैं सोच रहा था, क्योंकि जैसे कि एक्सपांशन यहाँ पे फेज वन में है, और वैसे ही हम्म कॉन्ट्रेक्शन में भी नीचे है वो, तो वो हम्म। भी वापस ऊपर होएगा, तो फिर वो भी एक्सपांड ही कर रहा है ना, तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेज वन एंड फेज थ्री? डिफरेंस हेयर इज, हम लोग एक्सपेंशन की जब बात कर रहे हैं, अगर आप फेज थ्री में पहुंचो तो हम इस पॉइंट के बाद देख रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है ऑन द लेफ्ट साइड, एक्सपेंशन है ऑन द राइट साइड। सेम चीज है। अगर मैं इस वेव को फिर से ड्रॉ करना चाहूंगी, अगर मैं इस वेव को फिर से ड्रॉ करूंगी इस तरीके से, ऊपर देखिए यहाँ पे, तो ऐसे हुआ है, यहाँ पे ये ऊपर जा रही है, ग्रोथ ट्रेंड लाइन देखिए। जब ग्रोथ ट्रेंड लाइन की तरफ ऊपर जाएगा तो इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, यानी कि इकोनॉमी ग्रो करने की कोशिश कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट करने वाला पॉइंट यहाँ आता है जब ग्रोथ ट्रेंड लाइन से नीचे जा रही है। देखो नीचे, ये डिफरेंस है। ये स्टार्ट ही हुआ है इस पॉइंट से, जो हम लोग का तो मैं एक्सपेंशन वाला। जब मैं वही पूछ रहा मैं स्टार्ट कब से होता है, मतलब अभी इकोनॉमी का कैसे पता चलेगा कि कब से स्टार्ट हो रहा है? वैसे बिल्कुल, तो कुछ हम जरूरी तो नहीं है। कुछ भी जरूरी नहीं है कि कब स्टार्ट, मैंने वही ना कहा, अनप्रिडिक्टेबल। हमको पता नहीं कि कौन से फेज से स्टार्ट हुआ है, हम बस अभी का देख सकते हैं, अभी कौन से फेज में वो है। अगर तो अभी तो इकोनॉमी, वी कैन से राइट नाउ इट विल ऑन फेज थ्री ओनली, राइट? अभी देखेंगे तो फिर, क्योंकि इकोनॉमी तो कब से चलती आ रही है, तो उसको मैं फेज वन में कभी लेके आ ही नहीं सकता। तो जब से मेरा स्टार्ट पॉइंट है, मतलब जब से मैं स्टार्ट करूंगा कैलकुलेट करना या फिर डिसाइड करने का, वो मेरे लिए अभी का स्टार्टिंग फेज वन हो गया, मतलब वैसा समझ के चलने का। नहीं देखिए, जैसे आप कह रहे हो ना कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में ही रहती है, ऐसा नहीं है। अगर जीडीपी की बात कर रहे हो तो फिर इंडिया का जीडीपी बहुत हाई है, फिर भी यूएस का या जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका जीडीपी कम है। देन टू दे आर एट देयर पीक, क्योंकि उन लोग को जीडीपी की जरूरत नहीं है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। जो आप चीज बता रहे हो ना कि मैं कॉन्ट्रैक्शन में ही हूँ, मैं पीक में नहीं ले जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि जब जो 2008 का क्राइसिस आया था, जो सब प्राइम क्राइसिस आया था, तो उस समय पे वहां की इकोनॉमी जो थी ना, वो पीक पे थी, वो एकदम से गिर गई, फिर धीरे धीरे रिकवर की है कि नहीं की है? ऐसा तो है नहीं कि हम्म। डिप्रेशन में ही है। डिप्रेशन आया, डिप्रेशन से रिकवर किया। कोविड 19 की अगर बात करते हैं, कोविड 19 की बात करते हैं, कोविड 19 से पहले इंडिया का जो जीडीपी था ना, वो 8 पॉइंट समथिंग के ऊपर था, वी वर एट आर पीक, है ना, बहुत ज्यादा हम्म। ग्रोथ था। कोविड 19 या आया
2020 के पहले, इनफैक्ट 2019 से ही हम लोग का ग्रोथ कम होना शुरू हो गया था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। सारी यस। इकोनॉमीज रिसेशन में गई कोविड के टाइम पे, डिप्रेशन यस। में आई, तो वो फेज 3 में आ गई। पर अब हम्म। जब 2023 का डेटा आप देखोगे तो फिर क्या देखोगे, अब धीरे धीरे रिकवर रिकवर होके कर, पीक पे गए। यस। हाँ रिकवर होकर पीक पे गए। तो बिजनेस साइकिल का ये मतलब है कि एक फेज से दूसरे फेज में इकोनॉमी जाएगी ही जाएगी। तो लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मैम फेज वन तो मेरे को सब स्टार्टिंग में जब कैलकुलेट करना तब भी होगा, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम तो करने के लिए फिर स्टैटिस्टिक्स देखनी पड़ेंगी, जिस भी कंट्री की आप बात कर रहे हो, ओके। वो किस फेज में रही है उसके लिए स्टैटिस्टिक्स देखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो अज्यूम नहीं कर सकते ना, ये तो हाइपोथेटिकल हो गया कि हर कंट्री फेज 1 में ही रहेगी। हाइपोथेटिकल क्या मतलब, एक अजम्पशन हो गया, हम सोच रहे अच्छा ऐसा होता है। एक्चुअली होता है कि नहीं, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स देखना पड़ेगा। तो बिजनेस साइकिल में उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से फेज से स्टार्ट हो रही है इकोनॉमी, उन्होंने ये बताया कि किसी भी फेज में हो वो नेक्स्ट फेज में जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो इट इज द 4 फेजेस ऑफ एन इकोनॉमिक साइकिल। ओके। हाँ ठीक है, तो मतलब ठीक ये है मैम। समझ में आ, हाँ तो ये समझ में आ गया ना, फेजेस बस समझ में आ गए। आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आया, आप जो चीज कह रहे हो मुझे वो समझ में आया, बट वो उससे रिलेटेड हो जाएगा कि एक्सपेरिमेंट करो कि कौन से कंट्री कौन से फेज में है, फिर वो कौन से फेज में कितने टाइम बाद गए। ये बस एक थ्योरी दे दी है। ये जब थ्योरी दी गई थी तो उस टाइम पे उन्होंने निकाला कि हाँ ये फेजेस है जिसमें जाती है इकोनॉमी। बहुत सारे एक किंग्स कर्क नाम के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने दिया था थ्योरी, शॉर्ट टर्म बिजनेस साइकिल, लॉन्ग टर्म बिजनेस साइकिल, बट वो डिटेल है, हम लोग को नहीं पता। ठीक है, तो ये बस याद रखिए कि ये चारों फेजेस हैं, कौन से फेज के बाद कौन सा फेज आता है ये याद रखना है। फेज 1 में एक्सपेंशन होगा, डिप्रेशन के बाद हम रिकवर करना शुरू करेंगे, फेज 2 में रिकवर करके हम लोग पीक पे पहुंच जाएंगे, इस तरीके से। मैम फेज फोर में आउट परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो सब नहीं हो सकते क्या? रियल एस्टेट और इंडस्ट्रीज, ये क्योंकि वो वाली इंडस्ट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा लेबर भी यूज करती है और कैपिटल भी यूज करती है, तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट इनको होता है। मतलब ये एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे हमें? नहीं जरूरी नहीं है, अगर नहीं रखना तो कोई बात नहीं। ओके मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं कि हर एक फेज के अंदर क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर एक फेज के क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बूम पीरियड है, बूम पीरियड मतलब जब हमारी इकोनॉमी जो होती है ये पीक पे होती है। तो बूम पीरियड में क्या होता है, एक्सेलरेटेड एंड प्रोलॉन्ग इंक्रीज इन डिमांड। इस पीरियड में क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है इट इज फुल्ली यूटिलाइज, यहाँ पे यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। उसके अलावा क्या होता है, कंजम्पशन। अब इस पीरियड में क्या होता है, प्राइसेस भी हाई हो जाते हैं, डिमांड पीक करती है, टू एक्सीड द सस्टेनेबल आउटपुट और प्रोडक्शन लेवल, डिमांड बहुत हाई है, इकोनॉमी हीट्स अप। एंड जब वो हीट अप कर जाती है, पहले क्या हुआ कि पीक पीरियड पे बहुत ज्यादा डिमांड हुई, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है तो डिमांड इज मोर देन सप्लाई, then the demand supply lag becomes apparent। lag मतलब there is a gap between demand and supply। अब डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है और सप्लाई उससे कम हो गई है। इससे क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट फोर्सेस मिसमैच हो जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, एंड देन इन्फ्लेशन विल सेट इन, लाइक वी सेड प्राइसेस। तो पीक पीरियड स्टार्टिंग में पॉजिटिव रहेगा, बट फिर पीक पीरियड धीरे धीरे हम लोगों के लिए ये डिसइक्विलिब्रियम लाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा। एंड देन फिर उसी पीरियड में प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, जैसे कि इन्वेस्टेबल कैपिटल की शॉर्टेज हो जाएगी, सेविंग्स डिक्रीज होंगी, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट बहुत हो रहा था तो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इमर्जेंस ऑफ द सेलर्स मार्केट। क्यों सेलर्स मार्केट, मतलब वो लोग प्राइसेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम लोग जब बूम पीरियड में पीक पे पहुंचे तो शुरू शुरू में सब कुछ वॉज वेल एंड गुड, बहुत पॉजिटिव था, प्रोडक्शन बहुत हाई है, कंजम्पशन बहुत हाई है। बट देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, अ पॉइंट ऑफ टाइम इन्फ्लेशन विल बी देयर, डिसइक्विलिब्रियम होगा, एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नीचे जाना शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि प्राइसेस हाई हो गए तो अब धीरे धीरे डिमांड कम हो। प्रोसेस समझ में आया ये वाला। फर्स्ट पीक पीरियड पे एवरीथिंग विल मैडम बी गुड। हाँ जी, एक बार रिपीट और कर दीजिए। ठीक है। तो जब हम लोग पीक पीरियड पे पहुंचते हैं, यानी कि टॉप पीरियड, ये हम लोग की ग्रोथ ट्रेंड लाइन है, वी आर एट द टॉप ऑफ द इकोनॉमी, सो यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे
डिमांड इंक्रीज भी हो रही है, प्रोडक्शन लेवल, आउटपुट लेवल ये भी इंक्रीज हो रहा है. बट देन धीरे धीरे क्या होगा, जब डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, सो इट विल एक्सीड द सप्लाई. देयर विल बी अ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी. when demand is more than supplies, it is profitable for the suppliers to increase the prices. प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से फाइनली पीक में बहुत टाइम तक रहेगा. ये तुरंत नहीं होता, ये नहीं हो रहा कि आज डिमांड बढ़ी कल डिमांड कम हो जाएगी, नहीं. ये रहेगा 3 4 5 6 7 साल, जितने भी साल रहेगा ये रहेगा. फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्फ्लेशन की वजह से डिमांड होना कम हो जाएगी, तो डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाएगा. इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी. इन्वेस्टेबल कैपिटल की कमी हो जाएगी क्योंकि पहले ही सब इन्वेस्ट कर चुके हैं. सेविंग्स लोगों की कम हो जाएंगी क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा लोगों का धीरे धीरे, बिकॉज इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, सो दे वोंट बी एबल टू अफोर्ड द गुड्स एंड सर्विसेज. एंड इमर्जेंस ऑफ द सेलर्स मार्केट, दैट इज सेलर्स मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, वो लोग प्राइसेस को हाइक कर, प्राइसेस आर हाइक. अभी क्लियर? नाउ क्लियर? आपको इस टॉपिक से ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है? ये सारे नोट्स जो है ये आपको याद रखने हैं कि बूम पीरियड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. क्वेश्चन से ही आते हैं कि जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर फीचर्स ऑफ विच साइकिल ऑफ बिजनेस पीरियड, राइट? यस. बाकी लोग, others also, boom period is clear? Give me a yes or no in the chat. Yes. 2 3 more please. बता दीजिए क्लियर हो गया हो तो. एस को यस मानना है, ठीक है. ओके. फिर जब हमने कहा ना कि अब जब डिमांड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी तो हम लोग किस में आते हैं, रिसेशन. रिसेशन पीरियड में, ये हम लोग की जैसे ग्रोथ लाइन है, तो रिसेशन पीरियड होता है ये वाला. ये वाला हम लोग का रिसेशन पीरियड होता है. यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउ देयर इज अ डाउनवर्ड टेंडेंसी. नाउ देयर इज अ डाउनवर्ड टेंडेंसी. यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट था, यहाँ पे डाउनवर्ड टेंडेंसी, यानी कि डिमांड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. एंड नाउ व्हाट विल हैपन, सप्लाई विल इंक्रीज द डिमांड. यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था, तो डिमांड धीरे धीरे कम होना शुरू होती है. सो डिक्लाइन इन द डिमांड, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोज डाउन, प्रोडक्शन वगैरह भी कम होता है क्योंकि इन्वेस्टेबल कैपिटल की कमी हो गई थी. इन्फ्लेशन अब कम हो जाता है बिकॉज, अब मैं फिर से वही कह रही हूँ, ये नहीं है तुरंत तुरंत, ये आराम से 7 8 साल रहती है, हर एक साइकिल 7 8 साल रहती है. तो इन्फ्लेशन रिमेन्स लो और शोज फर्दर साइंस ऑफ फॉलिंग. तो अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे प्राइसेस कम हो जा रही है. और यहाँ पे लोग बैंक्स में सेविंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ रही है, लोग कैश रख रहे हैं अपने पास, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. एम्प्लॉयमेंट फॉल हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट फॉल हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस. जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा है तो उन लोग को कॉस्ट ज्यादा लग रहा है सप्लायर्स को, तो अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो जाता है यहाँ पे. एंड इंडस्ट्रीज रिजॉर्ट टू प्राइस कट. प्राइस कट मतलब कि अब वो लोग इन्फ्लेशन कम कर देंगे, वो लोग चाह रहे हैं कि उनकी गुड का डिमांड ज्यादा हो, तो इसकी वजह से वो उसको सस्ता कर दे रही है, तो प्राइस कट. ये जो रिसेशन है ना, इसी को क्राइसिस भी कहते हैं. इकोनॉमी इज इन क्राइसिस. हम लोग प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में धीरे धीरे घुस रहे हैं. अगर कंट्रोल नहीं किया तो हम लोग की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जो कि बहुत हार्मफुल होगी. तो रिसेशन डाउनवर्ड टेंडेंसी बताता है. डिक्लाइन इन डिमांड, डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट, डिक्लाइन इन प्राइसेस, सारी चीजें कम होती हैं. क्लियर? रिसेशन क्लियर? रिसेशन क्लियर हुआ? ओके, ठीक है. ये हो गया सेकेंड फेज. थर्ड फेज, जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम लोग रिसेशन जिसमें क्राइसिस में आ रहे हैं, अगर क्राइसिस को कंट्रोल नहीं किया, अगर हम लोग ये डाउनवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल नहीं किए, सो वी विल एंटर इनटू डिप्रेशन. ये वाला जो पार्ट आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर फाइनली डिप्रेशन में आ जाएंगे. डिप्रेशन सबसे खराब सिचुएशन होती है. एक्सट्रीमली लो एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है. इन्फ्लेशन के यहाँ पर डिफ्लेशन होता है. एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज बिगिन टू क्लोज, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट स्टेडली राइज होता है. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा राइज होता है, लोगों को ले ऑफ कर दिया जाता है इन द प्राइवेट सेक्टर, इन द गवर्नमेंट सेक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाता है. एंड
यहाँ पे टू कीप द बिजनेस रनिंग प्रोडक्शन हाउसेज रिजॉर्ट टू फोर्स्ड लेबर कट्स, मतलब कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना लोगों को जॉब से हटा दे रहे हैं, लेबर कट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन एकदम कम हो जाएगा, प्रोडक्शन एकदम कम हो जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, डिमांड कम होगी, जो बैंक क्रेडिट है वो तो एकदम जीरो ही हो जाएगा, मतलब एकदम लिक्विड हो जाएगी इकोनॉमी। लोग लोन्स तो ले ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं ले रहे, बैंक के पास पैसा है ही नहीं, मतलब बैंक को पैसा मिल ही नहीं रहा है, और इंटरेस्ट रेट भी होता है वो भी डिक्लाइन हो जाता है फिर भी, ठीक है। तो ये डिप्रेशन पीरियड हो जाता है, इसमें सबसे ज्यादा इकोनॉमी की खराब हालत में होती है, सबसे ज्यादा खराब हालत। फिर उसके बाद फिर से ये 7-8 साल रहेगा, 7-8 साल रहने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग रिकवरी फेज में जाएंगे, फिर से हम लोग डिप्रेशन से रिकवरी फेज में जाएंगे। अब रिकवर कैसे करेगी इकोनॉमी, डिप्रेशन फेज कंटिन्यू हमेशा तो नहीं चलता है, यहाँ पे क्या होगे, वेजेस भले ही कम होंगी बट थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होगा, तो इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस एक्सपैंड होता है, न्यू इन्वेस्टमेंट्स बिकम अपीलिंग, लोग अब इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, देयर इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, धीरे धीरे सिक्योरिटी होती है। हम लोग ना अभी रिकवरी पीरियड में, हम लोग पीक में नहीं है, एकदम से पूरा मार्केट, एकदम से पूरी डिमांड वापस पहले जैसी सिचुएशन में नहीं आई है आफ्टर कोविड। वो फेजेस ऑफ इकोनॉमिक एंड, हाँ हाँ, इकोनॉमिक साइकिल बिजनेस साइकिल सिनोनिम्स है, इकोनॉमिक साइकिल एंड बिजनेस साइकिल आर सिनोनिम। तो जैसे कि हम लोग अभी रिकवरी फेज में ही है, एक्सपेंशन फेज में, रिकवरी भी क्या, हम लोग एक्सपेंशन फेज में, किससे, आफ्टर कोविड-19। तो इसमें क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होती है, डिमांड भी राइज होता है, तो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, सिचुएशन इज गेटिंग इम्प्रूव, स्टॉक ऑफ गुड्स भी धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर से रिकवरी होगा, फिर से पीक जाएगा एंड देन इट विल बी रिपीटेड। phases 1 2 3 4 and this past phases are same, हाँ हाँ, इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, इसी की बात कर रहे हैं जो हम लोग ने यहाँ पे ग्राफ में डिस्कस किए थे, फेजेस, फेज 1 एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, रिकवरी, वही तो है, बूम हम लोग का पीक होता है, फिर रिसेशन में जाते हैं, डिप्रेशन, रिकवरी, उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं जो फेजेस हमने डिस्कस किए, उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, ठीक है। तो ये अब रिकवरी में क्या होता है, हमने लोग जैसे देखा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, इन्वेस्टमेंट धीरे शुरू हो जाता है, वेजेस बढ़ना शुरू होते हैं, लोगों की डिमांड बढ़ना शुरू होती है, जिन्होंने पहले क्या किया था कि जैसे कोविड के टाइम पे हमने सुना था ना, कंज्यूमर्स हैड पोस्टपोन्ड देयर डिमांड, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा था, तो नाउ धीरे से वो डिमांड वापस आना स्टार्ट हो गई है। तो ये फेजेस होते हैं एक बिजनेस साइकिल के, हर एक इकोनॉमी इन फेजेस से गुजरेगी, देयर इज नो एग्जैक्ट लिमिट कि कितने साल ये चलना है, बट यही फेजेस हैं जो कि वो फॉलो करते हैं, ठीक है, क्लियर, बिजनेस साइकिल। तो मैडम ये थर्ड पॉइंट जो है रिकवरी का, इसको हाँ क्लियर, एज डिमांड राइजेज इन्फ्लेशन राइजेज एज वेल। हाँ, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा ही ना, जब डिमांड बढ़, पहले क्या था, डिप्रेशन पीरियड में प्राइसेस बहुत कम हो गए थे, हम लोग किस में चले गए थे, डिफ्लेशन में चले गए थे, प्राइसेस वर लोएस्ट। जब प्राइसेस एकदम कम है तो कंज्यूमर्स के लिए तो चलिए ठीक है, बट प्रोड्यूसर्स और इकोनॉमी के लिए तो वो अच्छी बात नहीं है, अगर प्राइसेस एकदम जीरो हो जा रहे हैं, बिल्कुल ग्रोथ है ही नहीं, तो सप्लायर सप्लाई क्यों करेगा, वो बोलेगा कि हम लाएंगे ही नहीं मार्केट में अपना सामान, वो सप्लाई कम करता रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, तो फिर डिमांड बढ़ने के साथ में सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई भी बढ़ाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, उसके साथ साथ में क्या होगा, डिमांड बढ़ रही है तो वो प्राइसेस भी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, एकदम हाई इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी नहीं होंगे, बट स्लो एंड स्टेडीली इन्फ्लेशन विल राइज, एज डिमांड राइजेस इन्फ्लेशन विल राइज, मेकिंग बोरोइंग चीपर फॉर द इन्वेस्टर्स। अब जब इन्फ्लेशन राइज हो गया है तो उन लोग को क्या मिलेगा, उन लोग को लोअर इंटरेस्ट रेट मिलेंगे, और वो लोग बैंक से लोन लेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी धीरे धीरे इंप्रूव। ये वाला पॉइंट आप लोग पता है ना, इफ डिमांड बिकम्स मोर देन सप्लाई देन देयर इज इन्फ्लेशन। रियल लाइफ से करके देखो, रियल लाइफ से अगर आप किसी दुकान पे जा रहे हो, दुकान पे 10 यूनिट्स हैं किसी भी गुड के, लेट्स से 10 यूनिट्स है बुक्स के,
है ना, और उसकी डिमांड क्या है, डिमांड कर रहे हैं 15 लोग, तो दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार उसका पैसा बढ़ा देगा, दुकानदार सॉरी, हाँ, तो दुकानदार क्या करेगा, पहले जो बुक वो 100 रुपए में दे रहा था, हो सकता है वो बुक 200 में देगा, तो अब इस 15 लोगों में से जितने लोग 200 में अफोर्ड कर पाएंगे वही खरीदेंगे, जिनके पास इतना पैसा नहीं होगा वो नहीं खरीदेंगे। तो जब डिमांड इज मोर देन सप्लाई, प्राइसेस विल बी इंक्रीज, इन्फ्लेशन विल राइज। अब बताइए, अभी क्लियर? क्लियर है। ओके, हाँ तो, हेलो। हाँ जी, मैम हमने जो पढ़ा था कि सप्लाई बढ़ेगा प्राइसेस भी बढ़ेगी, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन देम। डिमांड बढ़ेगा प्राइसेस कम हो जाएगी, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन देम। व्हेन वी हाँ, कंपेयर द थ्री बोथ एंगल देन इट इज अ रिवर्स सिनेरियो, राइट? आपने उल्टा रिलेशनशिप बता दिया। डिमांड बढ़ने से प्राइस नहीं बढ़ेगा, मतलब प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, या फिर प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस, जो आप डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन बता रहे हो ना, तो यस। डिमा हाँ, तो डिमांड एंड सप्लाई प्राइस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्राइस नहीं डिपेंडेंट होता है। वो डिमांड थ्योरी थी, वो किसके अंदर आया था, वो आया था माइक्रो के अंदर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस साइकिल कम्स अंडर मैक्रो, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे नेशन की बात कर रहे हैं। वो हम नहीं किसकी लेकिन बात हम, कर रहे हैं? हाँ। वो तो मैम ठीक है, लेकिन अभी अभी आपने ये जो कंसेप्ट बताया अभी 10 यूनिट के लिए, हम्म। तो 10 यूनिट का मेरा डिमांड बढ़ गया, हम्म। ठीक है, द डिमांड इज इंक्रीज बाय सप्लाई मेरा कम है, हम्म। तो प्राइस बढ़ जाएगा। हम्म। पर लेकिन वो वहाँ पे मैं ये वाला जो मैं इसको को रिलेट करता हूँ जो हमने पढ़ा है, हम्म। तो वो तो मतलब पूरा रिवर्स हो जाता है ना, मतलब यहाँ पे ये सिनेरियो है। तो आप रिवर्स करो ना, रिवर्स तो करना ही पड़ेगा। जो आप ये वाला रिलेशनशिप बता रहे हो ना, लॉ ऑफ डिमांड, वो माइक्रो इंडिविजुअल, केवल आप जा रहे हो। आपको, आप दुकान पे गए, आप सोचे गए 10, आप 100 रुपए लेकर गए कि मैं 100 रुपए में एक चीज खरीद के ले आऊंगा। दुकानदार ने बोला नहीं, वो 120 रुपए का, आपके पास 20 रुपए नहीं, आप लौट आओ, है ना, प्राइस हम्म। बढ़ा, डिमांड कम हो गई, हम्म। आपके ऊपर हुआ। लेकिन जब 10 लोग जा रहे हैं, तो 10 लोग में से कोई ना कोई तो हो गई ना जो 120 रुपए दे देगा, हम्म। है ना। तो जब हम्म। इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, तो वो इनवर्स रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा था, माइक्रो में पढ़ा था, डिमांड इज हम्म। इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस। जब आप मैक्रो की बात कर रहे हो, तो आप इकोनॉमी के जो पूरा 140 करोड़ लोग हैं ना, उसकी बात कर रहे हो, एक अकेले की नहीं। एक अकेला इंसान प्राइस पे इफेक्ट नहीं कर सकता है, 140 ओके। करोड़ लोग कर सकते हैं, ओके मैम। है ना। तो वो आप जो बात कर रहे हो सही कह रहे हो, वो है रिलेशनशिप, बट वो माइक्रो में, सिंगल पर्सन। लॉन्ग, अब खुद ही सोचो ना, ऐसा नहीं होता है क्या, जैसे कि टमाटर के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए अभी आए थे, क्यों बढ़े हुए आए थे, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई थी नहीं, है हम्म। ना। तो प्राइसेस क्या हो गए, प्राइस बढ़ा दिए गए, 200 रुपए पहुंच गए टमाटर, 200 रुपए में इंसान खरीद पाएगा? हम्म। नहीं खरीद पाएगा। प्राइस बढ़ गए, डिमांड कम हो गई, तो वो रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन अब जब फिर से प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, गवर्नमेंट ने क्या किया, बफर स्टॉक खोला, एक्सपोर्ट कम किया, बहुत सारी चीजें की, ये मैक्रो लेवल पे आ गया। अब ओके। ये मैक्रो लेवल पे आ गया, तो धीरे धीरे फिर से प्राइस कम होंगे, फिर से डिमांड बढ़ जाएगी। सारा रिलेशनशिप है, जो भी इकोनॉमिक थ्योरीज है, सारा रियल लाइफ का ही रिलेशनशिप है, उसको रिलेट करके देखो, केवल बुक्स में या थ्योरी में नहीं, एक्चुअल में जो ठीक है। फॉलो हो रहा है उससे रिलेट। ठीक है। ओके। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल में इतना ही है, बिजनेस साइकिल खत्म, इतना सा चैप्टर था ये। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, फिर से ये मैक्रो का ही टॉपिक है, हम लोग अब मैक्रो ही पढ़ रहे हैं। तो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी होता है मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी आता है आरबीआई का रोल, फिस्कल पॉलिसी आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल। मॉनेटरी पॉलिसी में बाय विच द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द मनी सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा है, बट कंफ्यूज मत करो, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक ही यूज करता है, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। हम लोग जब पढ़ रहे थे मनी के बारे में, तो हम लोग ने M1, M2, M3, M4 पढ़ा था, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई बाय आरबीआई। उसके अलावा हम लोग ने क्या कहा था कि कुछ टूल्स है जो कि हम पढ़ेंगे, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में आते, तो वो टूल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यूज करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, एंड वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखता है टुवर्ड्स ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। जैसे कि अगर आरबीआई चाह रहा है कि डिमांड को इंक्रीज करना है, तो वो क्या करेगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। अगर वो चाह रहा है कि इन्फ्लेशन को कम करना है, तो वो क्या करेगा, मनी सप्लाई कम कर देगा। मनी सप्लाई क्या होता है, वो पैसा जो कि पब्लिक के पास मौजूद है, कैश के फॉर्म में, डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में। मनी सप्लाई होता है वो पैसा जो कि इकोनॉमी में घूम रहा है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट इज सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई इज द मनी, amount of money or quantity of money circulating in the economy at one particular point of time। तो उसको कंट्रोल करके आरबीआई अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीच करती है, चाहे वो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव। ठीक है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी अब जो आरबीआई देता है, इट इज अ बाय मंथली बेसिस, उसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके की यूज की जाती है। पहला होता है एक्सपेंशनरी, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपैंड करना मतलब कि इंक्रीज करना। एक्सपेंशनरी पॉलिसी इंक्रीजेस द टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई को आरबीआई इंक्रीज कर रही है। मनी सप्लाई जब इंक्रीज करेगी, लोगों का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे, उससे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन हो, या फिर रिसेशन हो, या फिर लोअरिंग जो इंटरेस्ट रेट्स हो बहुत हाई हो, तो उन सब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करती है। अनएम्प्लॉयमेंट कम कर देगी, मतलब कि जब वो मनी सप्लाई बढ़ा देगी, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ में डिमांड बढ़ेगी। तो पहले अगर प्राइसेस बहुत कम थे, रिसेशन में क्या था, प्राइसेस बहुत कम थे, डिमांड बढ़ी, प्राइसेस भी बढ़ गए, एंड इंटरेस्ट रेट वो लो कर देती है। जो बैंक लोन्स दे रहा है, तो वो इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होता है, आरबीआई की पॉलिसी से, आरबीआई की गाइडलाइन से। तो वो इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देगी, जिसकी वजह से बैंक्स क्या करेंगे, लोन्स ज्यादा देंगे। लोन्स ज्यादा देंगे, लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इसका उल्टा हो जाता है, इट इज द रिवर्स ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी। इसके अंदर क्या होता है, डिक्रीजेस द टोटल मनी सप्लाई। यहाँ पे मनी सप्लाई को कम कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, प्राइसेस बहुत ज्यादा है, तो फिर मनी सप्लाई को कम कर देगी, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। और ये भी वो इंटरेस्ट रेट्स को ही करती है, तो वो इंटरेस्ट रेट्स को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ेगी या फिर घटेगी। ये पर्पस होता है दोनों पॉलिसीज का। क्लियर है, क्लियर है। यस और यस, ठीक है। तो ये हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। ओके। अब कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स आरबीआई यूज करती है, हम लोगों के पास क्या क्या है, हमारे पास हमको पता है एक बैंक रेट होता है, देन देयर इज द लीगल रिजर्व रेशियो जिसमें सीआरआर आएगा, एसएलआर आएगा, उसके अलावा क्या आएगा, रेपो रेट आएगा। बेसिकली हम इसको एक बेटर तरीके से बताते हैं, रुकिए। ये टॉपिक ना, ये टॉपिक इकोनॉमिक्स का वो है जो कि कॉलेजेस में, स्कूल में, सब जगह पढ़ा जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी या फिर आरबीआई के जो टूल्स होते हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव, अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल। क्वालिटी मतलब मनी का टाइप, टाइप ऑफ क्वालिटी। तो कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स होंगे जो डायरेक्टली अमाउंट को कंट्रोल करेंगे, जैसे कि मनी सप्लाई को बढ़ाना या फिर घटाना। क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो टाइप, मनी को बढ़ाना फॉर एग्रीकल्चरल यूजेस, या फिर गिविंग लोन्स फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ऑन द अदर हैंड रिड्यूसिंग मोर मनी टू लेट्स से कॉर्पोरेट सेक्टर, या फिर जो इलीगल प्रोडक्शन है, तो उसको लिया जाता है क्वालिटेटिव के अंदर। तो क्वांटिटेटिव टूल्स कुछ होते हैं, कुछ होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स।
क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर पहला जो आता है दैट इज नोन एज बैंक रेट. इट इज नोन एज द बैंक रेट. बैंक रेट ही जो होता है ये लेंडिंग रेट भी होता है. लेंडिंग रेट. जब आरबीआई बैंक्स को लोन लेती है, हम लोग ने हमको पता है कि बैंक के पास अगर पैसे की कमी हो जाती है तो वो आरबीआई के पास जा सकता है लोन लेने के लिए. तो द इंटरेस्ट which a central bank charges on the loans and advances that it extends to the commercial banks and other financial intermediaries, वो होता है बैंक रेट. अगर बैंक आरबीआई के पास जा रहा है कि मेरे पास पैसे कम हो गए हैं, मैं इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में जा रहा हूं, तो उस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगा, सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे बैंक को लोन देगा. ये डेफिनेशन दी गई है बैंक रेट की, वो थोड़ी सी टफ डेफिनेशन है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है. किसमें दी गई है? सेक्शन 49 ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. उसने आरबीआई ने बैंक रेट का डेफिनेशन दिया. मीनिंग बस समझो. इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द डिस्काउंट रेट. डिस्काउंट रेट देता है जिसपे आरबीआई देगा पैसे, लोन देगा इसको, कमर्शियल बैंक्स को. करेंटली 2023 में अगस्त के टाइम का जो बैंक रेट चल रहा है इट इज 5.15. बैंक जैसे लोन देते हैं पब्लिक को, वैसे ही सेंट्रल बैंक लोन देता है बैंक को एट द इंटरेस्ट रेट 5.15%. अब इस तरीके से समझिए, साथ साथ में देखेंगे, बुक में ये चीज नहीं लिखी हुई है. आरबीआई जब मॉनिटरी पॉलिसी यूज करेगी, अगर उसको मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है इकोनॉमी में, तो बताइए बैंक रेट को बढ़ा देगी कि घटा देगी? अगर आरबीआई चाह रही है कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो वो बैंक रेट को घटा देगी कि बढ़ा देगी? घटा देगी मैम. घटा देगी. जी. हाँ बिल्कुल. जब वो बैंक रेट को रिड्यूस कर देगी तो बैंक ज्यादा लोन ले पाएंगे. बैंक ज्यादा लोन लेंगे तो पब्लिक को ज्यादा लोन देंगे. डिक्रीज. यस एग्जैक्टली. यही पढ़ना है हर एक टॉपिक के अंदर. बस ये याद रखना है कि मतलब क्या है, करंट रेट क्या चल रहा है और उसको कब यूज किया जाता है. उसी तरीके से जब मनी सप्लाई को कम करना है तो फिर बैंक रेट को क्या कर देंगे, बैंक रेट को वो कर बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बैंक्स कम लोन ले पाएंगे और इंडिविजुअली वो कम लोन देंगे पब्लिक. ठीक है. ये पॉइंट जरूरी नहीं है. इसमें बताया गया है कि ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी की तरह बैंक रेट को क्यों नहीं यूज किया जाता है, तो उसको हटा दो, वो तो थोड़ा सा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, तो वो अभी हम लोग को नहीं पढ़ना. नेक्स्ट देखते हैं. फिर आ जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. ये एक रीसेंट है, ये एक रीसेंट एडिशन है जो कि किया गया है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में. So it is the facility under which the scheduled commercial banks can borrow additional amount of overnight money. अब ये जो बैंक रेट था ना, ये लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होता है. ये लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होता है. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ओवरनाइट मनी फ्रॉम आरबीआई. ठीक है. और ये अपने एसएलआर पोर्टफोलियो से लेते हैं. एसएलआर जो होता है वो अपना कुछ अमाउंट ऑफ मनी होता है, दैट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट दे कीप एज रिजर्व्स, तो वो उसमें से ये ओवरनाइट मनी वो बोरो कर सकता है अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट एंड अ पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंटली 25 बेसिस पॉइंट अबव द रेपो रेट. रेपो रेट भी देखेंगे आगे. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का इस टाइम पे जो करंट है वो है 6.75%. देखिए वैसे तो इतनी आसानी से रेट चेंज होते नहीं है, फिर भी जब आपका एग्जाम हो एक बार चेक कर लीजिएगा, इसी के आसपास रहता है, 6 के आसपास ही रहेगा. तो फिर अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स के केस में अगर इमरजेंसी में उसको लोन लेना है तो वो ओवरनाइट लोन ले सकता है. राइट. तो ये हो गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. इससे भी इंटरेस्ट रेट पे ही है, वो लोन लेता है एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी ओवरनाइट. तो ओवरनाइट याद रखिए. डिफरेंस क्या हो जाएगा, बैंक रेट डिस्काउंट रेट होता है जिसमें लॉन्ग टर्म लोन्स मिलते हैं. एमएसएफ रेट क्या होता है, ओवरनाइट बोरो किया जाता है. बैंक रेट की एलिजिबिलिटी क्या है, ऑल कमर्शियल बैंक्स कैन टेक इट. ऑल कमर्शियल बैंक्स आर अलाउड टू टेक लोन्स फ्रॉम आरबीआई. जो एमएसएफ होता है ये कमर्शियल बैंक्स के अलावा जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, जो बैंक की डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज होता है. ठीक है.
नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो उसके अलावा वही सारे लॉन्ग टर्म लेंडिंग है, ओवरनाइट लेंडिंग है। जो बैंक रेट है, यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती है। बैंक रेट में एक और पॉइंट लिख लो, नो सिक्योरिटी। लेकिन जब हम लोग एमएसएफ की बात कर रहे हैं तो फिर ये कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज लिखा है ना यहाँ पे कहीं। हाँ, सर्टेन परसेंटेज ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी होती है, ठीक है, कोलेट्रल यहाँ पे रखा जाता है। ये हो गया हम लोगों का एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फिर आ जाता है कैश रिजर्व रेशियो। ये बहुत पुराना मेजर है। कैश रिजर्व रेशियो, हाँ देखिए 1950 में किया गया था टू इंश्योर सेफ्टी एंड लिक्विडिटी ऑफ बैंक डिपॉजिट। लीगल रिजर्व रेशियो के दो पार्ट्स होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को सी से याद रखो, सेंट्रल बैंक, और एसएलआर को याद रखो, एस से सेल। अमाउंट a certain percentage of their total deposits that the banks require to keep as reserves with the central bank, वो हो जाता है हम लोग का सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। एंड एसएलआर होता है जो उनकी लिक्विड फॉर्म में नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज उनको अपने पास रखना पड़ता है, अपने डिपॉजिट्स में से, अपने असेट्स में से लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, सेल्फ। तो वो हो जाता है एसएलआर। ठीक है, सी से सेंट्रल बैंक हो गया, एस से सेल्फ हो गया। तो सीआरआर क्या होता है? a fraction of their deposit liabilities in the form of liquid cash with the central bank। अच्छा, आप ये चीज आप मुझे अपनी जनरल नॉलेज से बताओ, ओनली पार्ट क्यों रखा जाता है? बोलो ना, ओनली अ पार्ट और ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट, पूरा डिपॉजिट क्यों नहीं रखता है? ओनली अ पार्ट ऑफ डिपॉजिट क्यों रखता है, बताइए। गेस करो, पूरा क्यों नहीं रखेगा? बाकी से बैंक चलेगा कंज्यूमर्स के लिए, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, देखिए जो केवल एक फ्रैक्शन रखा जाता है या एक बार में पूरा नहीं रखता, क्यों? क्योंकि पहला रीजन होता है न्यू डिपॉजिट। हर दिन नए डिपॉजिट क्रिएट होते हैं बैंक में, तो बहुत ज्यादा उसको रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, वो उस नए डिपॉजिट को यूज कर सकते हैं एक्सटेंड करने के लिए लोन्स, है ना। तो न्यू डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड ईच एंड एवरी डे। दूसरा रीजन होता है नॉट ऑल कंज्यूमर्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे कंज्यूमर्स ने, जैसे कि अगर 10 लोग हैं, 10 लोग ने 1-1 लाख रुपए जाके जमा किया है, तो वो 10 लोग एक ही दिन पे आ जाएंगे, ये नहीं होता है। तो हो सकता है 10 में से एक ही इंसान आए पैसे मांगने के लिए, नहीं भी है, तो सारे कंज्यूमर्स को एकदम से पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से उसको ज्यादा या फिर पूरा पार्ट डिपॉजिट का नहीं रखना पड़ता है, कुछ सर्टेन परसेंटेज ही रखना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसको फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम भी कहते हैं, कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट लाइबिलिटी, है ना। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था 1950 में। आरबीआई स्टिपुलेट करती है मिनिमम रेशियो, कितना पार्ट टोटल डिपॉजिट का हेल्ड एज कैश विद द आरबीआई। एंड 2006 अमेंडमेंट बिल जब आया था, तो फिर सीआरआर का जो कैप है उसको रिमूव कर दिया गया था। पहले वो एक फिक्स नंबर था, अब एक रेंज दे दी गई है, इट कैन रेंज बिटवीन 3% एंड 20%। करेंट जो सीआरआर का रेट चल रहा है, इट इज 4.5। करेंट सीआरआर रेट इज 4.5। ठीक है, अगेन अगर आरबीआई को मान लीजिए मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, तो सीआरआर के साथ क्या होगा, बताइए। सीआरआर डिक्रीज होगा मैम। डिक्रीज हो जाएगा, हाँ। डिक्रीज कम हो जाए, मतलब कम हो जाएगा, तो कम रिजर्व रखना होगा, ज्यादा लोन दे पाएगा बैंक। तो फॉर मनी सप्लाई टू बी इंक्रीज, मतलब कि मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, लोगों के पास परचेजिंग पावर ज्यादा पहुंचानी है, तो फिर सीआरआर को रिड्यूस कर दो। टफ नहीं लग रहा है ना, सारी चीजें इजी है। यही चीज वो समझनी है कि किस तरीके से मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टूल हम लोग के पास आ जाता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी ये रेशियो होता है, एन नहीं होता। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, it is the amount that all the banks require maintaining in cash or in the form of gold or approved security. So यहाँ पे केवल कैश जरूरी नहीं है, और भी जो लिक्विड एसेट्स है उसका पार्ट रख सकते हैं। डिटरमाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, NDTA, टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो हम लोग को उसमें कुछ पार्ट लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना पड़ता है। SLR का रेट देखिए 18%। SLR का रेट सबसे ज्यादा होता है। SLR क्यों? क्योंकि वो अपने पास रख रहा है, उसी से वो लोन दे रहा है, या फिर लोगों की जो डिमांड है पब्लिक की उससे पूरी कर रहा है, इसीलिए ये हाईएस्ट होता है, ये 18% होता है। तो फिर इसको कब डिटरमाइन किया गया है? सेक्शन 42 ऑफ द RBI एक्ट 1934 में इसको डिफाइन किया गया है। ऑल द बैंक्स हैव टू मेंटेन इन कैश गोल्ड नॉट एक्सीडिंग द करंट मार्केट प्राइस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। ये किस लिए होता है? द अमाउंट ऑफ विच शैल नॉट एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस ऑन एनी डे। ये 18% से कम नहीं होना चाहिए है, या फिर 40% से। तो इसका रेंज 18% टू 40% के बीच में होता है, और RBI अपने हिसाब से उसको सेट कर सकती है। कब बताती है? लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग क्वार्टर। ये जरूरी नहीं है कब बताती है, बस ये याद रखना है कि SLR क्या होता है, अपने पास रखना होता है, लिक्विड फॉर्म में रखना होता है। 18% अभी करंट रेट चल रहा है SLR का। वही चीज होगी, अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो SLR को डिक्रीज कर दिया जाएगा, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो SLR को इंक्रीज कर दिया जाएगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। डिमांड लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आती है? जो भी डिमांड हमको पे करनी होती है तुरंत, जो करंट डिपॉजिट्स हैं, सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स हैं। टाइम लाइबिलिटीज फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, फिक्स लोन, फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं। तो ये हो गया SLR। नेक्स्ट टूल स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये भी एक बहुत रिसेंट एडिशन है, ये रिसेंटली यूज किया है RBI ने। एंड SLR मेंटेन विद बैंक सेल्फ, यस, SLR बैंक अपने साथ मेंटेन करता है, करेक्ट। SDF भी जो होता है, दिस इज ऑल्सो फॉर डिपॉजिट मनी ओवरनाइट फैसिलिटी। SDF allows to deposit money with the RBI on a overnight basis। अब यहाँ पे ये डिपॉजिट कर रहा है ना, वो डिपॉजिट कर रहा है। जो हम लोग ने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पढ़ा था वो लोन्स के लिए था, ये ओवरनाइट बेसिस पे डिपॉजिट कर रहा है। RBI has this option if they want to absorb liquidity, देन SDF को वो इंक्रीज कर देगा, वो बोलेगा कि ज्यादा पैसा आके मेरे पास जमा करो, ठीक है। तो RBI ये यूज करता है। करेंटली जो SDF चल रहा है ये है 6.25%, मतलब कि 6.25% ये रेट चल रहा है। तो SDF ये CRR के अंदर नहीं आते हैं, ये अलग से मेंटेन करने में, ठीक है। तो लेकिन इसको बहुत ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट नहीं करता। तो इट SDF अलाउज बैंक्स, वॉलेंटरी है? हाँ वॉलंटरी है। दिस इज वॉलेंटरी एंड CRR विल बी कंपलसरी, लाइक सबको CRR करना ही है कंपल्सरी वो। है, हाँ वो लीगल है। ओके। एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबल, स्टेबल करना मतलब बैलेंस। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम होता है फॉर मॉपिंग अप द लिक्विडिटी। तो इसमें क्या करती है, जैसे कि MSF ऑपोजिट टू SDF। ऑपोजिट कैसे मतलब?
हाँ बोल सकते हो, मतलब वो लोन लेने के लिए है, ये डिपॉजिट के लिए है, तो इस तरीके से ऑपोजिट बोल सकते हो, इस तरीके से ऑपोजिट बोल सकते हो। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम होता है जिसके अंदर लिक्विडिटी को मॉप अप कर दिया जाता है फॉर ब्रिंगिंग इन मोर बैलेंस इन द इकोनॉमी। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, बिडिंग की जाती है। जो गवर्नमेंट होती है इसके पास कुछ इश्यूज होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होती हैं, सिक्योरिटीज होती है, तो वो क्या करती है, वो बिडिंग करती है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम ये रिसेंट है, इसके पहले क्या था, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आप मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता था, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, इसको वो बिडिंग करती थी, ऑक्शनिंग करती थी, ताकि जो पब्लिक है उससे पैसा लिया जा सके या फिर पब्लिक को और पैसा दिया जा सके। तो अगर गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को सेल करेगी, तो सेल करने के बदले में पब्लिक से वो पैसा लेगी, या फिर जो भी पब्लिक इन्वॉल्व हो सकती है, बैंक इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिजनेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वो ओएमओ या फिर सिक्योरिटीज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर क्या करेगी, सिक्योरिटीज को सेल करेगी, तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लोगों के पास से पैसा बैंक के आरबीआई के पास आ जाएगा या गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। और जब वो बाय करेगी सिक्योरिटीज बैंक से या लोगों से, तो उससे क्या होगा, वो उसके बदले में पैसा देगी, तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है ऑक्शन। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर ऑक्शंस होता है फॉर अब्सॉर्बिंग द लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम। आई थिंक इसके आगे ओपन मार्केट ऑपरेशन भी अलग से दिया होगा, पर अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। हाँ, तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर भी यही किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट इन द ऑक्शन सिस्टम, बाय और सेल करते हैं ताकि लिक्विडिटी को स्टेबल किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। फिर उसके बाद आ जाता है बेस रेट। बेस रेट उतना पॉपुलर मेजर नहीं है। बेस रेट पहले क्या था, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट होता था, उसको रिप्लेस करके फ्रॉम जुलाई 1 2010 में ये बेस रेट आया है। इट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट सेट बाय आरबीआई बिलो विच इंडियन बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू लेंड टू देयर कस्टमर। ये एक मिनिमम रेट है, एग्जैक्टली रेट नहीं बताता, ये एक मिनिमम रेट है। इससे कम बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट सेट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड जब तक गवर्नमेंट ना बोले या आरबीआई ना बोले, तब तक इससे कम लोअर इंटरेस्ट रेट नहीं रखा जाता है, तो ये बेस रेट होता है। करंट बेस रेट क्या है, ये एक बार चेक करना पड़ेगा, करंट बेस रेट क्या दे रखा है आरबीआई ने। मैम यहाँ पे कौन सा देती है, मतलब सेविंग इंटरेस्ट की बात चल रही है या फिर जो प्रोडक्ट्स के इंटरेस्ट होते हैं उसकी बात कर रहे हैं आप, लोन्स, बेस रेट? लोन्स। लोन्स की बात चल रही है ना, राइट? हाँ हाँ। हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लोन्स के रेट्स होते हैं, तो उसके लिए हर एक के लिए ये प्रोडक्ट के बेस रेट दिया रहेगा? हाँ वो भी दिया रहता है, प्लस हर एक बैंक अपना अलग अलग भी सेट करता है। ओके, तो मतलब एक बेस रेट चल रहा है अभी, होम होम लोन पकड़ के चले कि वो 8 से 9 के बीच में चल रहा है, तो हम्म। उसका बैंक गवर्नमेंट ने दिया रहेगा ये, कि उसका आपका आरबीआई ने दिया रहेगा, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, कि हम्म। उसको आपको 7 के नीचे नहीं प्रोवाइड करना किसी हम्म। को भी। हम्म। तो यही मतलब बोल रहे हैं ना हम? हाँ यही बोल रहे हैं, आरबीआई ने एक मिनिमम बता दिया कि इसके नीचे आप नहीं कर सकते, सेट बाय आरबीआई। आरबीआई मिनिमम रेट बताता है, फिर उसके हिसाब से बैंक अपना रेट बताता है, बैंक अलग अलग रेट्स बताता है, किसी एक बैंक का अलग रेट होगा, किसी बस वो मिनिमम बता देता है कि इससे कम नहीं करें। ठीक है। बैंक्स क्या करेंगे, वो अगर अपना लोन ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे तो वो कोशिश करेंगे लोअर इंटरेस्ट रेट पे दे दें, तो उनसे ज्यादा लोन लिया जाएगा, पब्लिक आएगी। बट उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने एक मिनिमम रेट बता दिया है कि इसके ऊपर आप सेट कर लो, इससे कम नहीं। और मैम मुझे एक पूछना था कि ये सीआरआर और एसएलआर है, तो हम्म। वो एवरी डे अपडेट होता रहेगा ना आरबीआई के पास? एवरी डे अपडेट नहीं होता है, बाय क्योंकि मंथली देखिए, पॉलिसी। हाँ जी। मंथली पॉलिसी में करते हैं क्या, मतलब मंथ वाइज उन लोग अपडेट करते हैं कि कैसे करते हैं? मतलब मैं वो ऐसी समझ रहा हूँ कि 100 रुपया था मेरे पास, तो हाँ। उसमें से गवर्नमेंट ने बोला कि आप इतना परसेंटेज मेरे पास रखो, इतना परसेंटेज आपके पास रखो, बाकी आप दे सकते हो। हम्म। लेकिन एवरी डे कस्टमर डिपॉजिट न्यू आते रहते हैं, हम्म। तो वो परसेंटेज तो मेरा कम हो जाता रहेगा, मैं बाय द डे टू डे आप एनालिसिस करोगे तो फिर कम हो जाएगा। तो वो एवरीडे एक्टिविटी रहेगी आरबीआई के साथ या फिर कैसे रहेगी? रेट जो आरबीआई सेट करती है वो हर क्वार्टर के लिए सेट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आपने सुना है?
नहीं मैम, नहीं सुना, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा कोई बात नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई देता है, वो क्वार्टरली अपने रेट्स को सेट करता है, तो हर 4 महीने में, हर 3 महीने में वो रेट चेंज करता है। जो आप बता रहे हो ना डेली चेंज होगा, तो वो फिर काम करना पड़ेगा बैंक को, उतना पैसा उसको देना पड़ेगा, उतना पैसा उसको हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। बट यूजुअली पूरे महीने भर जो होता है वो सेम, मतलब वो पूरे 3 महीने में सेम रेट चलता है। तो मैं ये रेट्स बता रही हूँ ना, ये अगस्त के हैं। जो मैं डेट्स ओके। बता रही हूँ ये अगस्त के हैं, तो हाँ वो चेंज होगा, बट वो डेली नहीं चेंज होगा, वो एक परसेंटेज दे देगा एंड उसका परसेंटेज उनको रखना पड़ेगा। तो मैम जब क्वार्टरली रिटर्न्स जब फाइनेंशियल्स पब्लिश करती है बैंक, तब हम्म। भी उसका जो दिखाते हैं उसका परसेंटेज उनको सेव करना पड़ता है आरबीआई के पास, मतलब वैसा हो गया हाँ ना, मतलब ये। हाँ, तो उनको सिर्फ पूरे टाइम दिखाना पड़ेगा कि उतना उन्होंने मेंटेन किया ही किया है, उससे कम नहीं किया है। ओके। ठीक है। फिर ये हो ठीक है गया बेस रेट। फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, एमसीएलआर। ये मिनिमम लेंडिंग रेट है, बिलो विच अ बैंक इज नॉट परमिटेड टू लेंड। ये भी इसी के लिए होता है। इसने जो बेस रेट सिस्टम था इसको रिप्लेस कर दिया। पहले जो बेस रेट था अब उसको बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। पहले बीपीएलआर सिस्टम था, उसकी जगह बेस रेट आया। फिर बेस रेट की जगह अब एमसीएलआर आया है। कब आया है? आरबीआई रिप्लेस एमसीएलआर, अच्छा इसको भी रिप्लेस कर दिया गया है टू डिटरमाइन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर लोन्स। ये 1 अप्रैल 2016 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा पॉपुलर मेजर्स नहीं है, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट किया गया है 1 अप्रैल 2016 में। पहले बेस रेट चल रहा था, बट 2016 से अब क्या चल रहा है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। सेम चीज है, नाम अलग अलग। तीनों बीपीएलआर, बेस रेट, एमसीएलआर सेम चीज है, बस नाम अलग अलग। राइट। मैम एमसीएलआर और एलआरआर, आरएलएलआर क्या होता है? स्वाति जी, आरएलएलआर क्या बता रहे हो आप? सीआरआर बता रहे हो या एसएलआर बता रहे हो? एक बार क्लियर कीजिए। एनीवेज, बैंक रेट गिवन बाय आरबीआई से डिटरमाइन नहीं होता है, वो आरबीआई अलग से इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन करता है कि कितना रेट रखना है। बैंक रेट तो वो रेट होता है जिससे सेंट्रल बैंक बैंक्स को लोन दे रहा है। रेपो लिंक, रेपो रेपो रेट अलग होता है। रेपो रेट अलग होता है। नहीं नहीं, ये अलग होता है। एमसीएलआर अलग है, रेपो रेट अलग। अभी रेपो रेट आएगा। रेपो रेट पढ़ा नहीं है ना हम लोग ने, रेपो रेट आएगा। आ गया। हाँ, तो अब आ जाता है रेपो रेट। रेपो रेट, अब ये फिर से वही आ जाता है। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक। आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टाइम मनी टू द बैंक। एमसीएलआर भी डिपेंड, हाँ आरबीआई डिटरमाइन करता है। आरबीआई डिटरमाइन करता है। तो ये जब बैंक्स को आरबीआई से लोन लेना है ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, तो वो रेपो रेट पे लोन ले सकता है। एंड दीज लेंडिंग रेट्स आर डिटरमाइंड बाय द मूवमेंट ऑफ द रेपो रेट। अब रेपो रेट के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट होता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लेंडिंग फंड्स बाय द परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू रीसेल द सिक्योरिटीज ऑन अ म्यूचुअली अग्रीड फ्यूचर डेट। ये सारी चीजें बस याद रखने की जरूरत है। रिवर्स रेपो रेट होता है, रेपो रेट क्या हुआ? आरबीआई से बैंक्स को लोन गए, रिवर्स रेपो रेट हो गया। अब बैंक से कुछ फंड्स आरबीआई पे जाएंगे, बैंक से कुछ फंड्स आरबीआई को जाएंगे, आरबीआई कुछ सिक्योरिटीज रख लेगी, बैंक से परचेज कर देगी, एंड इट विल प्रॉमिस दैट इन द फ्यूचर दे विल पुट आउट सम मनी फॉर इट, इंटरेस्ट भी देगी उसके साथ में। तो जब बैंक से अब्सॉर्ब करनी है लिक्विडिटी, तो वो रिवर्स रेपो रेट को यूज कर लेती है। वो रिवर्स रेपो रेट को यूज कर लेती है। तो ये दोनों डिफरेंस हो जाता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के ऊपर। फिर उसके बाद एक और आता है ट्राई पार्टी मैम। रेपो। हाँ जी। मैम शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक मतलब शॉर्ट टर्म लोन गिवन टू द बैंक, यू कैन हाँ अंडरस्टैंड राइट? हाँ। और रिवर्स रेपो रेट मतलब कि रिवर्स रेपो, बैंक ने आरबीआई को फंड लोन दिया, वैसा समझ के चलो। लोन नहीं दिया, फंड्स दिया।
मतलब लोन आरबीआई क्यों लोन देगा? जब आरबीआई बोलता है कि आप अपनी सिक्योरिटीज मुझको दे दो, मैं फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट के साथ उसको लौटा दूं, ठीक है? तो वो हो जाता है, यहाँ से फंड्स आर मूविंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम बैंक टू आरबीआई। लोन्स की तरह याद रखना है, लोन्स की तरह याद रखो, बट आरबीआई उसको बोलता है कि मैं आगे चल के आपको इंटरेस्ट के साथ उसको लौटा दें, हम उसको लौटा दें। ओके, तो ठीक लोन्स है। मतलब ये एग्रीमेंट परचेजिंग हाँ। सिक्योरिटी। ओके। सेम वही चीज हो जाता है, मनी सप्लाई को अगर इंक्रीज करना होगा तो रेपो रेट के साथ क्या होगा? बताइए, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो डिक्रीज। डिक्रीज कर देंगे। सारे रिलेशनशिप वैसे ही चल रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रेप्स, ट्राई पार्टी रेपो। ये एक रेपो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे थर्ड पार्टी आती है। दिस इज कॉल्ड द ट्राई पार्टी एजेंट। तो वो ट्राई पार्टी एजेंट क्या करती है कि वो एक इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करती है, सो दैट टू फैसिलिटेट लाइक सर्विसेज, कोलेटरल सिलेक्शन क्या करना है, पेमेंट, सेटलमेंट, कस्टडी। तो वो ट्राई पार्टी रेपो होता है। कब इंट्रोड्यूस किया गया? November 5, 2018। एंड उसके पहले सीबीएलओ, उसको हटा दो, वो हम लोग के लिए जरूरी नहीं है। ट्राई पार्टी रेपो हो गया। फिर स्पेशल, ये रेपो के ही टाइप्स है। स्पेशल लॉन्ग टाइम रेपो ऑपरेशन हो जाता है, जिसमें कि आरबीआई क्या करेगा कि वो हर टाइम जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनको शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करेगा फॉर ईच मंथ, टोटलिंग ₹10,000 करोड़। तो शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई कंडक्ट कर रहा है रेपो ऑपरेशंस फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ये हो जाते हैं स्पेशल। इसमें क्या याद रखना है बस, ये स्पेशल लॉन्ग टर्म लोन्स किसके लिए होते हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। ये हो जाते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। अभी हम लोग ये सारी चीजें जो पढ़े ना, क्वांटिटेटिव ही है सारे, ये क्वांटिटेटिव टूल्स है, क्वांटिटी ऑफ मनी को कहते हैं। रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आरबीआई बाइज और सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द सेकेंडरी मार्केट। बाय करेगा तो फिर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सेल करेगा तो फिर मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ये होता है ओपन मार्केट। ऑक्शंस करता है, बिडिंग करता है, ये ओपन मार्केट हो जाता है। फिर मैडम बाइक किया तो मनी सप्लाई इंक्रीज कैसे होगा? अगर मैं आपसे कोई चीज खरीद रही हूँ तो उसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगी ना, हम्म। है ना? मान लीजिए मैं आरबीआई हूँ, आप कमर्शियल बैंक हो, मैंने आपसे सिक्योरिटी खरीदी, तो मैं उसके बदले में आपको पैसे दे रही हूँ, आपके पास ज्यादा पैसे आ गए, मनी सप्लाई बढ़ गई। अगर जी, मैं आपको सेल कर रही हूँ तो आप मुझे पैसे दोगे, ठीक है ना? है। हम्म, तो ये हो जाते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर इसके बाद कुछ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी एक होती है। रीफाइनेंस फैसिलिटी जो होती है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए होती है, स्पेसिफिक सेक्टर ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जिसमें कम कॉस्ट पे लोन्स दिया जाता है कि बैंक्स एग्रीकल्चर को या फिर ग्रीन फील्ड को ज्यादा लोन। तो फिर आ जाता है हम लोग के पास लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये भी आरबीआई यूज करता है। इसको इंट्रोड्यूस कब किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया है नरसिम्हम कमेटी के अंदर in 1998। it was introduced as a part of the Narasimham committee। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में क्या होता है, जो हम लोग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होते हैं ना, इसी को यूज करते हैं। जो ये डेली रिक्वायरमेंट है आरबीआई से बोरो करने के लिए बैंक्स को, so that comes under the liquidity adjustment facility, so it can manage the inflation। वो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, तो ये सारी चीजें आती है। सो इसके अंदर क्या आ जाता है? रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर। ये सारे हम लोग के क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं। क्वालिटेटिव मेजर्स भी एक बार शॉर्ट में सुन लो। क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या करती है आरबीआई? वो करती है एडवाइस देती है या फिर बैंक्स को वार्निंग्स देती है। वो किसके अंदर आता है? वो आता है मॉरल सुएजन के, परसुएड करने की कोशिश करती है, मॉरली समझाने की कोशिश करती है कि लोन्स कम दो या फिर लोन ज्यादा दो, किसी एक सेक्टर को लोन ज्यादा दो, ये सारी चीजें। तो वो आ जाता है मॉरल सुएजन के अंदर। उसके अलावा और क्या हो सकता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? वो होता है कि जब मैं लोन, बैंक लोन दे रहा है, उसके बदले में कुछ कोलेट्रल ले रहा है, तो कोलेट्रल की वैल्यू और लोन की वैल्यू के बीच का डिफरेंस। तो ये सारी चीजें क्वालिटेटिव के अंदर आ जाती है। ठीक है?
तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप जब भी इसको पढ़ना तो इन सबको जो करंट है, मीनिंग है, ये सारी चीजें याद रखने की कोशिश करें। फिर थोड़े से टॉपिक इसमें और बचे हैं, आज पढ़ना है कि कल पढ़ना है? अब कल मैडम। कल पढ़ना है, यस मैम, कल करते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर ज्यादा नहीं है, कल करेंगे, क्योंकि क्राइसिस वाले पॉइंट भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आज का समझ में आया जितना भी पढ़ा? यस मैम। ओके, क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस मुझे पता नहीं, शायद कल नहीं अपलोड हो पाए थे या क्विज नहीं क्रिएट हो पाई थी, आज करेंगे, मैं आज इन लोगों को रिमाइंड कर दूंगी, तो वो क्वेश्चंस कर लीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू। ओके देन वील एंड द क्लास। हैव अ ग्रेट डे थैंक यू एवरीवन। मैम। थैंक यू, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू। थैंक यू मैम।